और जो भी उनको प्रत्याशी पसंद है उसके लिए वोट करते हुए नजर आ सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर हुई है। तो ऐसे जो मुझे लगता है कि ये पूरा मामला आया है, इसका यहाँ पर अगले चरणों में जो मतदान बिहार की शेष जो 16 सीटों पर 8-8 कर्म में मतदान होना है उन पर फर्क पड़ेगा, ऐसा मुझे कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आता, क्योंकि आरजेडी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जहाँ राजीव प्रताप रूड़ी ये कहते हुए नजर आते हैं कि आत्मरक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। सारण में 5वें चरण में हुए लोकसभा चुनाव के बाद हिंसा हो गई। हिंसा के बाद रोहिणी आचार्य जो कि आरजेडी की उम्मीदवार हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर घिरती हुई नजर आ रही हैं और तमाम विपक्ष जो है उनको घेरने की यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश कर रहा है और यहाँ पर उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में क्या रोहिणी आचार्य का यहाँ पर सियासी करियर खत्म होता हुआ नजर आ सकता है? इस विषय पर बातचीत करेंगे न्यूज रूम में मौजूद हमारे तमाम सहयोगियों से। सबसे पहला सवाल लेंगे अमन जी से। अमन जी, क्या लगता है कि सारण में जिस तरह से हिंसा हो गई, उसके बाद रोहिणी आचार्य का वहां जाना और उसके बाद जो मामले ने तूल पकड़ा है, उसको लेकर क्या रोहिणी आचार्य का यहाँ पर सियासी करियर खत्म होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, अभी इसको लेकर शायद जांच होगी, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन वाकई में इस तरह की हिंसा होना बहुत दुखद है और चुनावों के बीच में इस तरह की हिंसा होने से कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित भी होता है। साथ में जो आने वाला चुनाव है उसके ऊपर भी इसका असर होता है, क्योंकि देखिए, जितना निष्पक्ष और शांतिप्रिय चुनाव होगा वो जनता के लिहाज से बहुत बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि जनता निडर होकर, बेखौफ होकर जब मतदान केंद्र पर आती है, वोट डालती है, तब ये समझा जाता है कि चुनाव को आपने अच्छे से कराया। लेकिन वहाँ पर अगर हिंसा हो जाती है, अगर इस तरह की कह सकते हैं कि चीज़ें नज़र आती तो जाहिर बात है कि मतदाताओं पर इसका असर पड़ता है। और आपने जिक्र किया कि क्या रोहिणी आचार्य का यहाँ से करियर खत्म हो सकता है। देखिए, अभी उनकी भूमिका इसमें क्या है, नहीं है, इसको लेकर बहुत सारी कह सकते हैं अभी जांच का विषय है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि मतदान केंद्र पर वो पहुंची थी और वहां पर उसके बाद थोड़ी कहासुनी हुई, लेकिन जो लड़ाई हुई है वो अगले दिन हुई है। तो इसको लेकर अब ये नहीं कहा जा सकता कि बाकी रोहिणी आचार्य की वजह से लड़ाई हुई है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से गोलीबारी की गई, जिसमें जो राजद कह सकते हैं कार्यकर्ता उनकी जान चली गई। तो अभी जांच होनी बाकी है, अभी बहुत सारी चीजें होने बाकी है, उसके बाद ये फैसला हो सकता है कि कौन इसमें दोषी है, कौन इसमें दोषी नहीं है। लेकिन क्योंकि बिहार का मामला है तो जाहिर बात है कि हर एक चीज जो है वो पॉलिटिकल लेवल पे आ जाती है, राजनीतिकरण उसका होता हुआ नजर आता है। राजीव प्रताप रूड़ी ने जो बयान दिया, उसका रोहिणी आचार्य का बयान निकलकर सामने आता है। तो इससे बेहतर ये होगा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और उसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह की जो चीजें हैं वो दोबारा सामने ना आ सके और चुनाव जो है वो बेखौफ और निडर होकर लोग अपना जो मतदान है वो करते हुए नजर आ सके। तो क्या लगता है अमन जी कि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य यहाँ पर फंसती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के रोहिणी आचार्य ने कहा है कि बीजेपी के नेताओं द्वारा ये कराया गया है, क्योंकि तमाम जो वहाँ पर नेता उस वक्त मौजूद थे वो बीजेपी के कहीं ना कहीं ताल्लुक रखने वाले थे और कहीं ना कहीं बीजेपी से तो उसको लेकर क्या यहाँ पर माहौल बनता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि अभी बहुत सारी जांच होना बाकी है। अभी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तमाम लोग यहाँ से वहाँ बातें कहते हुए नजर आते हैं, इसको दोषी ठहराते हैं, उसको अपराधी ठहराते हैं। लेकिन अभी चीज़ें इस पर होना बाकी है, जाँच होना बाकी है, पुलिस और तमाम जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसको लेकर अभी रिपोर्ट आना बाकी है, तब कहीं फैसला हो सकता है कि इस मामले में कौन दोषी है। लेकिन फिर भी इसको लेकर नेताओं को जो बयानबाजी है वो बहुत नपे तुले शब्दों में करना चाहिए, क्योंकि उनका एक बयान जो है वो माहौल बिगाड़ने का काम कर सकता है। और देखिए, क्योंकि ताज़ा मामला, अगर ज़्यादा इस पर बयानबाजी होगी, बहसबाजी होगी, तो ये मामला अधिक तूल पकड़ सकता है। इसीलिए नेताओं को अपनी जुबान पर कंट्रोल करना चाहिए और जो जांच में निकल कर सामने आता है वो उसके बाद क्या एक्शन होता है देखने वाली बात होने वाली। लेकिन बिहार में चूंकि देखिए परसों फिर मतदान है और कह सकते हैं कि छठे चरण का मतदान है, उससे पहले इस तरह की चीज़ों पर पूरी तरह से अंकुश लगना चाहिए, ताकि जो मतदाता हैं वो बिल्कुल कह सकते हैं निडर होकर मतदान केंद्र जाएं और जो भी उनको प्रत्याशी पसंद है उसके लिए वोट करते हुए नजर आ सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगले चरण में जो चुनाव मतदान बिहार में होने वाले हैं उसका इस हिंसा से कहीं ना कहीं ताल्लुक यहाँ पर नजर आता दिख रहा है। और क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा हुई है तो मतदाताओं के अंदर जो एक डर बैठ जाता है ऐसी हिंसा के बाद, वो कहीं ना कहीं मतदान के दौरान वोटिंग में कटौती होती हुई यहाँ पर नजर आती है। तो अगला सवाल अक्षय से लेंगे। अक्षय, क्या लगता है कि मतदान के बाद जो यहाँ पर हिंसा हुई है उसको देखते हुए क्या यहाँ पर अगले चरण के जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, मतदान होने वाले हैं, उसमें वोटिंग में कटौती होती हुई नजर आ सकती है? देखिए, नहीं, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता मनीष। आप देखिए कि ये कहीं ना कहीं
गलत जरूर है, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए और कहीं तक भी या कहीं किसी भी हद तक इन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह की तमाम चीजें सामने आती है। पश्चिम बंगाल में हमें तमाम चुनावों में, पश्चिम बंगाल में चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा हो, चाहे वहां पर पंचायती चुनाव हो, इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है। और यहाँ केवल पश्चिम बंगाल की भी बात नहीं, घटनाएं इस प्रकार की चुनावी माहौल में सामने आती है जब दो मुख्य राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता होते हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं अपनी खुद की पार्टी को आगे बताते हुए, आगे उससे रखते हुए। और कुछ वैसे ही मुझे लगता है सारण में भी देखने को मिला है। वहां पर गोली लगने से एक राजद कार्यकर्ता की मौत जरूर हुई है। तो ऐसे जो मुझे लगता है कि ये पूरा मामला आया है, इसका यहाँ पर अगले चरणों में जो मतदान, बिहार की शेष जो 16 सीटों पर 8-8 कर्म में मतदान होना है, उन पर फर्क पड़ेगा ऐसा मुझे कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आता। क्योंकि यहाँ पर मामला जरूर आया है, विवाद जरूर हुआ, लेकिन इसका अन्य संसदीय क्षेत्र पर फर्क पड़ेगा ऐसा मुझे कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आता। जी, तो देखिए कि यहाँ पर अन्य संसदीय क्षेत्रों पर इसका प्रभाव होता हुआ कहीं भी नजर नहीं आ सकता, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हुई है उसको देखते हुए ये हिंसा जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभावित तो कर सकती है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर प्रभाव उसका यहाँ देखा नहीं जा सकता। तो अगला सवाल नाज़मीन से लेंगे। नाज़मीन, क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा हुई है उसको लेकर क्या अब जो अगले चरण में चुनाव होने वाला है उसमें कहीं दोनों पार्टियों के यहाँ पे वोट कटते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, जो सारण में हिंसा घटी है, इस घटना को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरजेडी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, रोहिणी आचार्य पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं आरजेडी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जहां राजीव प्रताप रूड़ी ये कहते हुए नजर आते हैं कि आत्मरक्षा में अगर गोलियां चल जाएं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, गोलियां तो चलती रहती हैं। तो अगर ऐसी बातें राजीव प्रताप रूड़ी द्वारा कही जाएंगी तो कहीं ना कहीं जनता इससे हताश तो नजर आएगी और कहीं ना कहीं इसका असर वोट बैंक पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। और जहां तक बात है अगले चरण के चुनाव की, तो अगले चरण के चुनाव में कहीं ना कहीं हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान झेलना पड़ जाए। लेकिन जहां तक बात है सारण की, तो सारण में जो हिंसा घटी है, दो गुटों में झड़प देखने को मिलती है, दो पार्टियों में झड़प देखने को मिलती है। और जैसा कि कहा गया है कि वोटिंग के अगले ही दिन यहाँ पर माहौल तनावपूर्ण बन जाता है, जिसके बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है, जहां पर कहीं ना कहीं संपर्क लोगों का बंद कर दिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि ताकि माहौल आगे बिगड़ता हुआ नजर ना आए। इस पूरे मामले की जांच होती हुई नजर आ रही है। जहां कार्यकर्ता घायल हैं उनसे मुलाकात की जा रही है और जिस कार्यकर्ता को गोली लगी और वहां पर उनकी जान चली गई, वहां पर राजद कहीं ना कहीं सफाइयां पेश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ नया मोड़ निकलकर सामने आता है। जी, धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं राजद जो है सफाइयां यहाँ पर पेश करती हुई नजर आ रही है और राजीव प्रताप रूड़ी इस तरह के बयान देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के अंदर इस तनावपूर्ण स्थिति को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है। और देखा जाए तो जिस तरीके से ये हिंसा हुई है वो कहीं ना कहीं मतदान को पूरी तरह से प्रभावित करती हुई नजर आएगी, क्योंकि बिहार के अंदर हिंसा हुई है और अगले 2 चरण में बिहार की, जैसे कि हमारे सहयोगियों द्वारा बताया गया कि 8-8 के हिसाब से यहाँ पर चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं। तो उसको लेकर जो यहाँ पर सारण में जो हिंसा हुई है उसका प्रभाव यहाँ पर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आएगा। और जो इस मामले की जांच चल रही है उसको देखते हुए इस मामले में कोई उचित फैसला आने की यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।